नमस्कार। इसी साल मार्च महीने में महाराष्ट्र में बीफ पर बैन लगाया गया और फिर हरियाणा ने भी बीफ कारोबार पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद से देश में बीफ को लेकर बहस उठ खड़ी हुई कि बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को देखते हुए बीफ पर बैन लगाना चाहिए या फिर इस कारोबार से जुड़े अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोगों के हितों का ख्याल रखना चाहिए। एबीपी न्यूज इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ताजा विवाद सिर्फ गाय का मांस नहीं है, बल्कि गोवंश से जुड़े बैल और सांड के मांस के कारोबार से जुड़ा हुआ है। ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। हिंदू संस्कृति में पूजी जाने वाली गौ माता के लिए किसी जमाने में आरतियां रची गई थी। और अब हिंदू समाज गाय की रक्षा के लिए गीत रचता है, आंदोलन करता है। धर्म सनातन के तुम रक्षक, गौ माता की तुम संतान, आगे बढ़ो रक्षा करो, तेरी माता है परेशान। दूसरी तरफ गाय और उसके वंश से जुड़े बैल और सांड के मांस का कारोबार करने वाले इसे अपनी रोजी रोटी का जरिया बताते हैं। हम तो घर ही बैठ जाएंगे, हमारा कारोबार के अलावा 7, 8, 10 पीढ़ी से 15 पीढ़ी से हम लोग यही कारोबार करते हैं। देश के गृह राज्य मंत्री को भी बदलना पड़ता है अपना बयान। मैं जब मिजोरम में गया और मिजोरम में वहाँ के जो बहुल जो समुदाय हैं उनका काफ़ी प्रतिक्रिया मेरे सामने में आया है। और मीडिया के लोग ने भी मुझे पूछा कि क्या हम लोग मिजोरम वाले, नॉर्थ ईस्ट वाले सब पाकिस्तान जाना चाहिए क्या, क्योंकि वहाँ गौ मांस खाते हैं। तो मैंने सिर्फ एक संवैधानिक बात को बताया और मैंने एक परिकल्पनिक एक उदाहरण दिया। गौ रक्षा के लिए बीते दिनों में फैसलों और बयानों में तेजी आई है। 3 मार्च 2015 को महाराष्ट्र में गोवंश के वध पर पाबंदी लगा दी गई और 16 मार्च 2015 को हरियाणा में भी गोवंश संरक्षण संवर्धन बिल पास हो गया और अब बारी राजस्थान की है। कैसे हम लोग इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि इस देश में गो हत्या होनी चाहिए? हम लोग पूरी ताकत लगाकर इस पर प्रतिबंध लगाने की हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और इस संबंध में हम एक आम सहमति बनाने के लिए भी जिस हद तक प्रयास हो सकता है हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। साफ है, जो गाय हिंदुओं के लिए मां है वो मांस कारोबारियों के लिए रोजी रोटी, उसे लेकर राजनीतिक माहौल गर्म किया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों की सरकारें मांस कारोबार पर पाबंदी लगा रही हैं, तो दूसरी तरफ मांस कारोबार से जुड़े लोगों के पेट की आग कैसे बुझे, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। पूरे महाराष्ट्र में 20,000 यूनिट है लेदर के, एक यूनिट में अगर 5-6 लोग काम करते, बताइए 20,000 अगर आप उसको कर लीजिए मल्टीप्लाई बाय 5, 1 लाख हो जाते हैं। कहां जाएंगे 1 लाख लोग? भारत में कभी ऐसा ना हुआ है, ना ही इसको कोई भी सरकारें रही हो देश में, ना तो गाय की हत्या हुई है, ना उसका एक्सपोर्ट हुआ है, उसका व्यापार हुआ है। मौजूदा हालात की वजह जानने के लिए आपको पूरे विवाद की जड़ में ले चलते हैं, जिसे अक्सर हिंदू बनाम मुस्लिम बनाकर पेश किया जाता है। भारत में बीफ यानी गाय, बैल, सांड और भैंस का मांस खाने वाले सिर्फ मुसलमान हो ऐसा भी नहीं है। कई आदिवासी जनजातियों, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बीफ उनके नियमित भोजन का हिस्सा है। इसकी बड़ी वजह है कि बीफ का दूसरे मांस की तुलना में सस्ता होना। लेकिन खाते हैं, हर समाज के लोग मतलब इसमें जुड़े हुए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सभी के, कुछ ऐसे समाज के लोग जो है ये लोग मटन बीफ खाते हैं लोग, और जो उसके ऊपर व्यापार करते हैं उनके ऊपर अपनी रोजी रोटी चलती है, तो उनका तो मतलब बहुत बुरा हाल है, परेशानी उठाना पड़ा। क्या बीफ आपके खाने का हिस्सा होता था? हाँ, हमारे ग्राहकों का, उससे हमारा दुकान, हमारा घर सब चलता था और हम लोग रोज भी खाते हैं। बकरे का मटन लेने जाए तो 450-500 रुपये किलो मटन बिक रहा है
और हमारी कमाई इतनी नहीं है कि हम लोग जाके वो बकरे का मटन खरीद के लेके आए और घर में बना सकते हैं। ये कोई कपड़े कौन से पहन रहा है उसको पहनने दीजिए, तो खाने के ऊपर ही क्यों? खाने का तो ज़्यादा होता है, क्योंकि और चीज़ें जो हैं, अगर किसी को सूट पसंद है सूट पहनने दीजिए, किसी को कुर्ता पजामा पसंद है वो पहनने दीजिए। ठीक है साहब, लाखों लोग नहीं खाते होंगे, लाखों लोग खाते हैं, तो जितना उनको हक है कुछ लोगों को ना खाने का, उतना उन लोगों को भी तो हक है कि हम ये जो खाना चाहते हैं हमें खाने दीजिए। जनता का यह मन जो है, महात्मा गांधी, विनोबाजी भावे सभी इसके लिए आग्रहशील थे, स्वयं इंदिरा जी आग्रहशील थी। तो कुछ लोग ये कहते हैं ये बिल्कुल गलत है, गलत प्रचार है। धार्मिक आस्था और खाने की आज़ादी के बीच चल रही इस बहस का इतिहास काफी पुराना है। अधिकांश हिंदू गाय और बैल को पूजनीय मानते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुओं में हमेशा ही गाय और बैल को पूजनीय माना जाता रहा है? और सवाल ये भी उठता है कि क्या हिंदुओं में कभी भी गोमांस खाने का रिवाज नहीं था? हिंदू संस्कृति में गाय को पूज्य बताया गया, उसे हिंदू देवताओं से जोड़कर पेश किया गया है। गाय और बैल हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन द मिथ ऑफ होली काउ नाम की किताब लिखने वाले इतिहासकार डी.एन. झा के मुताबिक वैदिक काल में न सिर्फ गाय और बैल की बलि दी जाती थी, बल्कि खास मौकों पर गोमांस खाया भी जाता था। स्मृतियों में गेस्ट के लिए या अतिथि के लिए गाय का मारना जरूरी माना गया है, और ये काफ़ी दिनों तक इसकी परंपरा चली है इस देश में। मेरा ख्याल है काफ़ी 9वीं 10वीं 11वीं तक भी चली है ये परंपरा। इस देश की विरासत, इस देश की वर्तमान, दोनों में जो एक प्रतीक के रूप में कुछ चीज़ें हमें आस्था के से जोड़ती हैं, उसमें एक गाय है। और इसी कारण से गाय के संबंध में लंबे समय से विमर्श कब शुरू हुआ, जब कुछ खास लोगों ने गाय के मांस को अपनी फूड हैबिट का अनिवार्य अंग बना दिया और गौहत्या शुरू कर दी। हिंदू समाज कभी भी गौहत्या के पक्ष में कभी भी नहीं रहा है। धार्मिक मान्यताओं में गोमांस के समर्थन और विरोध दोनों का जिक्र मिलता है, लेकिन समाज में गौरक्षा का चलन तब शुरू हुआ जब 5वीं और 6वीं शताब्दी में खेती को लेकर गाय और बैलों का महत्व बढ़ने लगा। गाय को लेकर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुगल बादशाह बाबर, अकबर और जहांगीर ने भी गौहत्या पर पाबंदी लगाई थी। उन्होंने जो ब्लैंकेट बैन था, है ना, जैसे बाबर ने ये सलाह दी अपने बेटे को कि इस देश में गाय को मारना उचित नहीं होगा हमारे लिए, अकबर ने भी किया था। स्वयं अकबर जी ने, हुमायूं जी ने भी अपने राज्यों में गौवंश हत्याबंदी की थी। 1951 में जब बादशाही की रक्षा का जिम्मा हिंदुओं ने, मराठा रियासत ने लिया था, तब जो करार हुआ था तो बादशाही प्रदेश में गौवंश हत्याबंदी का उसमें एक कलम है, तो ये अभी का नहीं है। जाहिर है मुगल शासक भी गौरक्षा के हिमायती थे, फिर इस पर राजनीति और सांप्रदायिकता का रंग क्यों चढ़ गया? दरअसल भारत में ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत करने वाले रॉबर्ट क्लाइव ने 1760 में कोलकाता में पहला बूचड़ खाना बनवाया। वक्त के साथ बूचड़ खानों में काम करने के लिए गरीब मुसलमानों को रखा गया। इस तरह से गोहत्या के मुद्दे ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। हिंदू संगठनों ने गोरक्षा समितियां बनानी शुरू की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने देश भर में घूमकर गोहत्या रोकने की अपील की। धीरे धीरे इस मुद्दे पर हिंदू और मुसलमानों के बीच की दूरियां बढ़ने लगीं। गोरक्षा के मुद्दे पर पहली बार 1893 में आजमगढ़ में सांप्रदायिक दंगा हुआ। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और गोरक्षण समिति उन्होंने बनाई। उसके बाद ये हिंदू मुसलमान का झगड़े का इशू बन गया, और इसीलिए 19वीं शताब्दी में आपको मेरा ख्याल है अंतिम दशक में काफ़ी हिंदू मुसलमान राइट्स हुए। आजादी के बाद भी गौवध को लेकर बहस लगातार बनी हुई है, लेकिन इस पर कभी रोक नहीं लगाई गई, और इसकी एक बड़ी वजह है इससे जुड़ा हुआ कारोबार। मांस और चमड़े का कारोबार आज भी देश में लाखों लोगों के लिए रोजगार का साधन बना हुआ है।
वहीं भारत सरकार भी इसको निर्यात करके विदेशी मुद्रा की कमाई करती है। आज भारत दुनिया में बीफ को एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान भारत में तेजी से बढ़ते बीफ कारोबार का सवाल उठाते हुए पहले की सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। महाराष्ट्र में भी 1976 से ही गोमांस पर रोक है। नए कानून के तहत अब बैल और सांड को मारने और उनके मांस को खाने पर भी रोक लग गई है। इसका असर कारोबार पर भी पड़ा है। भारत दुनिया में बीफ का सबसे बड़ा निर्यातक जरूर है, लेकिन देश में इसकी खपत सिर्फ 3.8% है। यानी हमारे यहाँ कुल बीफ उत्पादन का बड़ा हिस्सा विदेशों में भेजा जाता है और इसीलिए इसने एक बड़े कारोबार की शक्ल ले ली है। लेकिन जिस गौ मांस को लेकर यह सारा विवाद हो रहा है, क्या उसका इस कारोबार से कोई लेना देना है? भारत दुनिया के 65 देशों में मांस का निर्यात करता है, लेकिन ये मांस किसका होता है? भारत में निर्यात पर नजर रखने वाले एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा के मुताबिक भारत में जिन मांस उत्पादों का निर्यात किया जाता है उनमें भैंस और बकरी का मांस ही प्रमुख है। इस सूची में कहीं भी गाय, बैल या सांड के मांस का जिक्र नहीं है। यानी बीफ के नाम पर भारत से जो निर्यात होता है वो दरअसल भैंस का मांस है। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा 2 नंबर पे एक्सपोर्ट इंडिया से होता है और वो रिस्ट्रिक्शन है, वो सिर्फ बफेलो मीट ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो पूरे इंडिया में जितनी बफेलो काटी जाती हैं वो 80% बफेलो जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद भी बीफ निर्यात के आंकड़े में कोई कमी नहीं आई, बल्कि इसके निर्यात से होने वाली कमाई में 14% की बढ़ोतरी हुई है। इस कारोबार में मुनाफा कमाने वालों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही शामिल हैं। यानी ये किसी एक धर्म का मामला नहीं है। सोर्स पहले ये था कि बीफ ही जरा 70% बीफ ये स्लॉटर होने से वो जो बंद हो गया तो उसका 30% 35% तक उस पर असर पड़ा। सवाल ये उठता है कि अगर गौवंश हत्या से हजारों करोड़ रुपए के बीफ कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ता है तो आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें बीफ बैन की वजह से अपनी रोजी रोटी छीनने का डर सता रहा है? मुंबई का देवनार बूचड़खाना एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है। यहाँ से बीफ निर्यातकों, होटलों और रिटेल बाजार तक जाता है और काटे गए जानवरों का चमड़ा चमड़े के कारखानों में बेचा जाता है। सिर्फ महाराष्ट्र में इस तरह के 66 बूचड़खाने हैं, जिनमें से 33 काम कर रहे हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंध के पहले तक हर दिन करीब 4000 बैल और सांड काटे जाते थे। एक बैल से करीब 300 किलो बीफ निकलता है और रिटेल बाजार में 1 किलो बीफ की कीमत लगभग 120 रुपए है। इस अंदाजे से इतने जानवरों के कटने पर रोक का मतलब है साल भर में बीफ कारोबार को लगभग 5300 करोड़ का नुकसान। मुंबई के अंदर ज़्यादातर जो है लगभग 500 जानवर डेली मुंबई के स्लॉटर हाउस में कटते थे, जिसमें 80% बुल एंड बुलक्स होते थे, 20% बफेलो होती थी। अब जब से ये बैंड लगा है तो बुल एंड बुलक्स सब जगह बंद हो गए, सिर्फ बफेलो ही कट रही हैं। वहीं जानवर के चमड़े और बाकी चीजों का कारोबार करीब 3500 करोड़ रुपए सालाना का है, जिस पर असर पड़ने की बात भी कही जा रही है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में बीफ की दुकान चलाने वाले सरफराज को अब चिंता सता रही है कि वो घर कैसे चलाएंगे। दिन भर में 40 किलो गोश्त बेचना मुहाल हो गया है। बहुत मुश्किल हो गया है। वो एकदम लॉस हो गया। जो खर्चे के पैसे आते थे वो बहुत कम आ रहे, तो हम लोग को एकदम कम में घर चलाना पड़ रहा है। यही नहीं, चमड़े के कारोबार से फलने फूलने वाले धारावी बाजार में हर रोज करीब 500 ट्रक चमड़ा चेन्नई जाता था और तैयार होकर यहीं बिकता था। लेकिन अब चमड़ा भी बैन के बाद 15% महंगा हो गया है। महाराष्ट्र से बेसिकली महाराष्ट्र से 500 ट्रक एवरी डे जाता था, एवरी डे। दिस इज नो काउ स्लॉटर होता नहीं तो बीफ भी बैन, बीफ तो है ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। उसके बावजूद कच्चा लेदर तो आता ही नहीं अभी। दूसरी तरफ गौवंश हत्या पर रोक के समर्थकों का मानना है कि गाय और बैल का धार्मिक महत्व होने के साथ साथ वो किसानों और खेती के लिए भी काफी मददगार है। गौवंश हत्या पर रोक के महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से किसान भी खुश नहीं है। किसानों के बैल बूढ़े हो जाते थे तो उन्हें वो बूचड़खाने में बेचकर पैसे कमाते थे और फसल में लगाते थे।
लेकिन अब पाबंदी ने यह जरिया भी छीन लिया है। कोई इसका ट्रांसपोर्टेशन करने को तैयार नहीं है, तो सभी चढ़ाए हुए जानवर उतार के दिखाना, इसमें कोई भैंस नहीं, उसके आगे कोई गाय है, कोई बैल है, ऐसे करके सब भैंस भी अगर ट्रक में होते तो भी उनको उतारा लिया जाता है। तो ये तकलीफ बहुत हो रही है इस कारण। वहीं गोरक्षा के समर्थकों का कहना है कि जिन राज्यों में गोहत्या पर रोक है, वहां भी चोरी छिपे गैर कानूनी तरीके से गाय की हत्या की जा रही है। मगर जो गौवंश हत्या का आग्रह रख रहे हैं, उनका इनोसेंस तो है ही नहीं, मगर उसमें दुष्ट बुद्धि है कि ये हिंदुओं को पूज्य है ना, इसलिए काटो, इसलिए मारो। भारत में केरल, बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर लगभग सभी जगह गोहत्या पर रोक का कोई न कोई कानून मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ सालों में गायों की संख्या में कमी आई है। 1951 में हुई पशुओं की गणना के मुताबिक भारत में गायों की तादाद कुल मवेशियों की 53.04% थी, जो 2012 में घटकर 37.28% रह गई। इसलिए ये सवाल उठता है कि आखिर गायों की संख्या में ये कमी कैसे आई। भारत में गौ हत्या और गौ मांस एक संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन उतना ही जरूरी है दूसरे पक्ष को समझना। ऐसी समस्याओं का हल न सिर्फ कानून थोप कर किया जा सकता है, जरूरी है इससे जुड़े हर पक्ष की संवेदनाओं को समझा जाए और ऐसा हल निकाला जाए जिससे न किसी की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचे और न ही किसी के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो। महाराष्ट्र में गोवंश पर बैन सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी के लिए आफत बन चुका है। व्यापारी से लेकर दुकानदार और किसान तक इस बैन की वजह से परेशान हैं। यवतमाल जिले के एक ऐसे ही मेले की कहानी दिखाते हैं आपको, जहां गोवंश पर बैन लोगों की जिंदगी के सामने रोजी रोटी की समस्या लेकर आया है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले का घाटंजी मेला कभी जानवरों की भीड़ से भरा पूरा रहता था, लेकिन गोवंश पर पाबंदी लागू होने के बाद से मेले की रौनक गायब हो चुकी है। हफ्ते में 2 बार यहाँ जानवरों का मेला लगता है। पहले जहाँ 5000 से ज्यादा जानवर होते थे, वहीं अब मुश्किल से 300-400 जानवर भी नहीं खरीदे बेचे जा रहे। कम से कम 4-5 हजार बैल आती थी, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, खत्म हो गया। अभी काश्तकार का माल बिक रहा नहीं है, काश्तकार ला रहे नहीं बेचने के लिए। क्या वजह है? ये बंदी आने की वजह से कोई ले रहा नहीं, बिक रहा नहीं, आकर चक्रा मार मार के परेशान होकर वापस जा रहे हैं। लोग डर के मारे भी मेले में जानवर नहीं लेने जा रहे। लोगों का कहना है कि पुलिस गाय बछड़ों को पकड़कर गौशाला में डाल रही है और खरीदने बेचने वालों को गिरफ्तार भी कर रही है। माल पकड़े जा रहा, हमारा रास्तों पे माल पकड़ ले रहे, ऐसा हो रहा, गौरक्षण में डाल दे रहे, पुलिस नुकसान बहुत हो रहा हमारा। अभी हालत ये है कि भाई जैसा माल ला रहे थे नहीं ला रहे, हम हमारा धंधा बंद होगा। जैसा माल ला रहे तो पकड़ ले रहे माल बीच में रास्तों से, इसलिए हमने धंधा बंद कर दिया बिल्कुल। मेले में जानवरों की संख्या घटने से सिर्फ व्यापारी ही नहीं, स्थानीय दुकानदारों की रोजी रोटी पर भी आफत आ गई है। 5 एकड़ जमीन के मालिक प्रभुदास किसान हैं। पहले इनके पास 8 जानवर थे, लेकिन खेती में नुकसान के बाद अब जानवरों को पाल पोस नहीं पा रहे हैं। हार कर प्रभुदास ने गाय और बछड़े को बेचने का फैसला किया, लेकिन पाबंदी की वजह से कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। सरकारची गोहत्या बंदी हा कायदा लागू झाल्याने माझंच नाही तर साऱ्याच शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं असं मला वाटते, कारण जनावरांना विक्रीसाठी मार्केटिंग नाही। प्रभुदास अकेले नहीं है। महादेव ठाकरे से लेकर दीपक रसोड़ तक आसपास के गांव के रहने वाले पेशे से किसान, इन सब लोगों की परेशानी एक ही तरह की है। जिन लोगों का घर जानवरों की खरीद बिक्री से ही चलता है, उनकी तो और भी बुरी हालत है। मेले में भीड़ होने से पहले जहां स्थानीय दुकानदारों की अच्छी कमाई होती थी, वो भी अब ग्राहक को तरस रहे हैं। घंटी से लेकर रस्सी तक की बिक्री कम हो गई। तो आप देख रहे थे हमारा खास शो बीफ पर बवाल क्यों।